कैसे इनका ओरिजिन हुआ है उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इस यूनिट का बैकबोन है। अगर आप देखेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से समझें, तभी आपको आगे की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, डी ब्रोगली ने बोला था कि जो पार्टिकल है उसका डुअल नेचर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो वेव नेचर भी कंटेन कर कर चलता है। मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल एम मास का है और उसकी कोई वेलोसिटी है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और वेवलेंथ किसकी होती है? किसी एक पर्टिकुलर वेव की। तो इसका मतलब जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव। उन मैटर वेव्स को ही इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है श्रोडिंगर ने, जिनको नाम दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या हैं, किनको रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 1926 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट एरविन रुडलॉफ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर ने प्रेजेंट ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूरेशन, यानी कि जो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको इन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म में क्या किया? डिस्क्राइब किया। 1926 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं एरविन रुडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंगर। आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, बस आप इस पे फोकस करेंगे श्रोडिंगर पर। ठीक है, he thought that the electrons have standing waves just like wave of a stretched string। उन्होंने थॉट लाए या सोचा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे नॉर्मली वेव्स होती हैं उसी की तरह अपने अंदर एक वेव रखता है। ठीक है, देन दिस वेव दिस वाज ए न्यू आइडिया ऑफ दैट टाइम। उस समय पर एक न्यू आइडिया था दैट गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिज्म टू टैकल द प्रॉब्लम्स इन बोथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। और फिर इस आइडिया ने ही डेवलप की चीजें वेव मैकेनिक्स, जिसने कुछ प्रॉब्लम्स को टैकल किया एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स में और एज वेल एज द केमिस्ट्री। देन Schrödinger described how the quantum state of a physical system changes with time in term of the partial differential equation। और वहीं पर श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब भी किया कि कैसे कैसे क्वांटम स्टेट्स किसी एक फिजिकल सिस्टम की चेंज होती हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन टर्म ऑफ द पार्टिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस इक्वेशन इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो है वो कहलाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इक्वेशन इज नॉट ए सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कोई एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बट इन जनरल ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम वेव फंक्शन। जबकि ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो डिस्क्राइब करती हैं वेव फंक्शन को टाइम के साथ। ठीक है, यानी कि टाइम पर डिपेंडेंट है या नहीं है उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। फुल स्टॉप। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज एन इक्वेशन which expresses energy in the form of wave function in different physical conditions। ठीक है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं एनर्जी लेवल्स को या इन द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की फॉर्म में एनर्जी को एक्सप्रेस्ड करती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, these waves like behavior of microscopic particle is far beyond the reach of our sense। यानी कि जो वेव्स हैं इनका बिहेवियर जो था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से इज फार बियॉन्ड द रीच ऑफ अवर सेंस, जितना हम सेंस कर सकते हैं उसकी रीजन से बाहर था। बट क्रेडिट गोज टू द श्रोडिंगर हु डेवलप्ड एन इक्वेशन दैट क्लियरिफाई ऑल अवर कंफ्यूजन। लेकिन वहीं पर क्रेडिट जाता है श्रोडिंगर को, जिन्होंने जितने भी कंफ्यूजन्स थी related to the development of these equations या related to the development of the these क्या बोलते हैं उसको कॉन्सेप्ट, उन्होंने वो सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर किया। जबकि मेन जो कंक्लूजन है द मेन कॉन्सेप्ट गिव्स बाय दिस इक्वेशन आर गिवन बिलो। जो मेन कंक्लूजन इस इक्वेशन से निकलता है या रिजल्ट मिलता है वो क्या है? फर्स्ट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिस्क्राइब करता है एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। Then the harmonic oscillators define an atom's energy level। वहीं पर जो हार्मोनिक मोशंस हो रहा है ऑस्किलेटर्स में वो डिफाइन करता है एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, वो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से होता है। देन द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड बाय रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है
वो डिस्क्राइब होता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। ये भी किसने डिस्क्राइब किया या हेल्प की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने इसको भी एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर देखिए। अगर आप कहीं पे भी वीडियो देखेंगे तो आपको सीधा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और सीधा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बताती जाएगी। ना वहाँ पर वेव फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा डिफाइन किया जाएगा, ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, क्या उसकी एप्लीकेशन है वो बताई जाएगी। ठीक है, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है इस बार जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे वो अच्छे से और हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उससे पहले आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता होना चाहिए और फिर उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसकी नीड थी, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वेल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। देन इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड देयर ओरिएंटेशन, और यही डिस्क्राइब भी करती हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, या उनकी ओरिएंटेशन को भी डिस्क्राइब करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्यों क्वांटाइज्ड है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन 1D 2D एंड 3D बॉक्स और walls which give rise to the several other applications। और मोस्टली जो इस इक्वेशन का यूज है वो है फिगर आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किसमें, 1D में, 2D में या 3D बॉक्स में या वॉल्स में, सेवरल अदर एप्लीकेशंस में जिससे कि इसका यूज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और भी कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज्ड टू फिगर आउट द allowed values for quantum mechanical system। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन हो जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए सर्टेन पोजीशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कराता है किसी एक पार्टिकल को किसी एक मतलब सर्टेन पोजीशंस पर फाइंड आउट करने के। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स इन ए बॉक्स आर वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे आप इस यूनिट का लास्ट का टॉपिक भी एक पढ़ेंगे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये पार्टिकल एक बॉक्स में और उसको आइडेंटिफाई करना, ये बेस्ट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, एंड इन द लास्ट दिस इक्वेशन बिकम्स द बेसिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव मैकेनिक्स। जैसा हमने अभी पीछे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता रहे थे, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही क्लियरिफाई हो पाया वेव मैकेनिक्स। ठीक है, तो आई होप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, किनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफाइन करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं किन वेव्स को, वो आपको क्लियर हुआ होगा। कहाँ कहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। जो पूछा जाता है ड्राइव करने को बोला जाता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखा हुआ है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन वो इस नाम से भी पूछ सकता है कि स्टडी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसको ड्राइव कीजिए या उसका एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लासिकल जो वेव है, उस क्लासिकल जो आपकी फिजिक्स है उसकी जो वेव होती है उसकी हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव ऑप्टिक्स, क्लासिकल वेव ऑप्टिक्स द differential equation of a wave when it is in motion is given by क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट,
यहाँ पर फाई जो है ये वेव फंक्शन है किसका, जो क्लासिकल वेव है, ठीक है। तो फाई यहाँ पर वेव फंक्शन है क्लासिकल वेव का, ठीक है। चल, और एक्स वाई जेड और टी जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस एंड टाइम के। ओके, तो आगे लिखते हैं, अगर इसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं या क्वांटम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन इन एनालॉजी with with optics, the differential equation, the differential equation of a wave motion of a wave motion of particle can be written as जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में आपको बताया कि एक वेव फंक्शन होता है जो यूज होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, या उन इक्वेशंस को डिफाइन करता है वो वेव फंक्शन। तो वो वेव फंक्शन था आपका साई, ठीक है। और हमने माना है कि ये जो पार्टिकल है ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमने पार्टिकल की वेलोसिटी मान ली है v। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखें पार्टिकल के लिए इन द फॉर्म ऑफ वेव, देन यू कैन राइट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि जो पार्टिकल की स्पीड है वो v है, पहले यहां पर स्पीड ऑफ लाइट थी c, वो अब रिप्लेस हो गई है v से, इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई जेड और t ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस और टाइम के, ठीक है। और यहां पर साई हो गया वेव फंक्शन किसका, मैटर वेव का या फिर पार्टिकल वेव जो एसोसिएट होकर चल रही है, ठीक। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दिया है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, साई क्या है, वेव फंक्शन इसका ऑफ मैटर वेव, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे, द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड कॉमा टी स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स के साथ ऑफ द particle particle can be separated into space dependent x comma y comma z and time dependent क्या हो जाएगा t, ठीक है। देन अगर हम साई एक्स वाई जेड टी जो स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स के साथ है उसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स में, तो देन यू कैन राइट दिस वन फंक्शन एफ टी, ठीक है। यू कैन पुट इक्वेशन नंबर थर्ड। देन फॉर द वेव द फंक्शन एफ टी was ft must be a periodic function, so that अब फॉर द वेव जो ft है यहाँ पर फंक्शन वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वेव का, वो होता है ft इक्वल्स टू e की पावर आई ओमेगा टी, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो यू कैन एक्सप्रेस ft इक्वल्स टू e टू द पावर आई ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा इक्वल्स टू क्या है 2 पाई न्यू, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो अब यहां पर अगर हम इक्वेशन थर्ड को लिखें तो साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इक्वल्स टू साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। यू कैन पुट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमें अगर हम पीछे जाएं तो हमने जो इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी है यहां पर, इसमें आपको डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर जेड और डेल स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन फोर्थ जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी, और 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। नाउ यहां पर लिख लेते हैं, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 ट्वाइस with respect to x, y, z, t respectively.
और यहाँ पर जो ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ये आपका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर करना है, ठीक। पार्शियली डिफ्रेंशिएट आपको इस इक्वेशन को करना है। चलिए देख लेते हैं। तो जब आप एक फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैंने सेकंड टाइम लिख दिया है, बट यहाँ पर आप स्पेस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स आप एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसके पास आएंगे तो आप यहाँ पर आपको कोई स्पेस का फंक्शन तो दिख नहीं रहा है ना, तो ये एज इट इज रहेगा आपका ई पावर आई ओमेगा टी। सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर भी आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर रहेगा और ई की पावर आई ओमेगा टी एज इट इज है, ठीक है। एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। आई होप ये तीनों वैल्यूज आपको क्लियर होंगी जब हमने इक्वेशन नंबर 4 का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ऑलराइट, अब हम करते हैं टी के रेस्पेक्ट। चलिए आगे लिख लेते हैं। एक बार मैं पहले इक्वेशन लिख लूं, है ना, फोर्थ इक्वेशन, जिससे कि हमें बैक टू द लास्ट स्लाइड नहीं जाना पड़ेगा। एक्स वाई कॉमा जेड इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना। यहाँ पर आप टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और वो भी ट्वाइस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सिंगल टाइम कर लेते हैं। डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, ये आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए डेल साई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका बेटा क्या नहीं है, टाइम का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये आपका एज ए कांस्टेंट रहेगा और ये मल्टीप्लाई में आपका एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो हम इसको डेल साई ही लिखेंगे, एक मिनट, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओनली एंड साई, ठीक है। देन अब ई की पावर आई ओमेगा टी का क्या होता है, आई ओमेगा टी आपका बाहर आ जाएगा और फिर ई की पावर आई ओमेगा टी का ई की पावर आई ओमेगा टी ही हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाता है। अब आपने सिंगल टाइम किया, अब हम एक बार और कर देते हैं। देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स सॉरी टी स्क्वायर इक्वल्स टू साई ऐसे ही रहेगा, फिर आई ओमेगा टी ऑलरेडी है, और जब फिर ई की पावर आई ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे देन यू गेट दिस वन एंड ई की पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर हुआ? देन वन सेकेंड, ई की पावर आई ओमेगा टी और फिर हो जाएगा आई ओमेगा टी का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी सारी टर्म्स, ठीक है। और आपको पता है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू साई माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। चलिए क्लियर, ओके। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ टी तो आएगा नहीं बेटा, टी के रेस्पेक्ट में तो हम कर रहे हैं, सॉरी मैं भी तो कह रहा है यहाँ टी कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि टी तो यहाँ वेरिएबल है, टी को छोड़कर आई ओमेगा है तो आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ये रहेगा। मैं इसको इरेज ही कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है। यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू साई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब ये सारी वैल्यूज हम उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड हमने कंसीडर की थी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कॉमा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कॉमा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इनटू इक्वेशन सेकंड। देन वी गेट, अब हमें क्या मिलता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी इक्वल्स टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू साई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सारी वैल्यूज हमने उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी है। ठीक, तो अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ई की पावर आई ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद जब आप करेंगे तो दोनों साइड ई की पावर आई ओमेगा टी कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली वी गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम कंसीडर कर लें, लेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर। देन जो इस इक्वेशन को हम लास्ट में शायद फोर्थ इक्वेशन थी, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और हमने कंसीडर कर लिया है ये। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, देन वी गेट नाउ इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, इक्वेशन फिफ्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साई, या फिर हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन यू पुट इक्वेशन नंबर 6, अपने इसको इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देना है। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिंस वी नो दैट कॉमा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ठीक है, और न्यू क्या होता है, v अपॉन लैम्डा, देन ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई v अपॉन लैम्डा, और आपको v ओमेगा अपॉन v की वैल्यू चाहिए तो यू कैन पुट ओमेगा अपॉन v देन 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्योंकि आपकी इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी होता है, सिंस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी भी होता है, ये हमें पता है किस इक्वेशन से, डी मॉर्गन की जो डी ब्रोगली की डबल नेचर कॉन्सेप्ट है, किसको लेकर, पार्टिकल को। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ऑल्सो बिकम 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, आपका ये भी बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, देन हम इक्वेशन 6 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं, है ना, ठीक है, तो लिखेंगे इफ कैपिटल ई एंड कैपिटल वी आर द वेलोसिटी ऑफ द wave associated with the particle। हमने मान लिया कि कैपिटल ई और कैपिटल वी जो वेलोसिटी है और एनर्जी है वो वेव के साथ एसोसिएटेड है किसी पार्टिकल के, देन पी इज द मोमेंटम, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा उसकी क्या है, इज वेवलेंथ, और उस वेव की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, और हम उसको काइनेटिक एनर्जी को अगर कैपिटल टी मान लेते हैं, ई माइनस वी, यानी कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल। ई और वी ये आपका एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पी उसका मोमेंटम हो गया, लैम्डा उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें किसी मास m पार्टिकल की और उसका मोमेंटम अगर p है, तो सिंस उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी t, वो क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये हो जाएगी, और यहां से अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो 2m t आपको मिल जाएगी, और t की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2m e माइनस पी। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, अब यही वैल्यू उठाकर हम किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 7 में। नाउ इक्वेशन 7 बिकम्स
तो इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 2m e माइनस वी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। और आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे यहां पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर था और 2m था तो 2 की मल्टीप्लाई यहां से होगी, देन m ब्रैकेट में e माइनस बी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगी। ठीक, एक फॉर्मूला और पढ़ा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एच क्रॉस उसमें इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के। तो अगर आप एच क्रॉस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी वो एच क्रॉस की फॉर्म में भी आपको प्रूफ करा लेता है एक्सप्रेशन देके, तो एच क्रॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो आप यहां से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो 2 पाई आपके पास यहां बचेगा और एच क्रॉस का स्क्वायर बच जाएगा, देन और टर्म आपकी ऐसी रहेगी ई माइनस बी, सॉरी पाई का भी स्क्वायर होगा तो यहां से पाई भी खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये बचेगा 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 8 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हमने लास्ट में बना था इक्वेशन नंबर 6 में हम इसको पुट कर देंगे। देखेंगे नाउ पुटिंग this value into equation 6, then we get, अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। और यही आपकी स्टडी स्टेट इक्वेशन है या फिर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम फॉर द फ्री पार्टिकल्स देखें तो मैं इसको लिख भी देता हूं, स्टडी स्टेट वेव इक्वेशन या फिर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे लिखूंगा फॉर फ्री पार्टिकल जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए। देन अगर हम इस क्वेश्चन को लिखें तो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू ई साई इक्वल टू 0। तो अगर वो आपसे फ्री पार्टिकल वर्ड भी देकर बोल देता है तो आपको फिर यहां तक ड्राइव करना होगा एक्सप्रेशन, यानी कि पार्टिकल इन फ्री स्पेस या फ्री टर्म जब होगा, कब, जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, देन फाइंड वी गेट द वेव इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल। तो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज ए वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे आते हैं आज के टॉपिक पर, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्योरी में क्या है। द श्रोडिंगर इक्वेशन हैज 2 फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन इन विच द टाइम एक्सप्लिसिटली अपीयर्स एंड सो डिस्क्राइब हाउ द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल विल डेवलप इन द टाइम। यानी कि 2 फॉर्म होती है, समटाइम्स जो आपका पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है टाइम पर। ठीक है, इन जनरल द वेव फंक्शन बिहेव लाइक्स ए वेव, और वेव फंक्शन बिहेव करता है एक वेव की तरह, एंड सो द इक्वेशन इज ऑफ्टन रेफर टू एज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो वो वेव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या जो टाइम पर डिपेंडेंट है, वो जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है उसको हम फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल देते हैं। देन द अदर इज द इक्वेशन इन विच द टाइम डिपेंडेंट हैज बीन रिमूव्ड, दैट मीन्स हेंस इज नोन एज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। यानी कि यही चीज अगर टाइम पर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ ए सिस्टम चेंज ओवर टाइम। यानी कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है सिस्टम के बारे में कि कैसे वो चेंज होता है ओवर द टाइम। फुल स्टॉप। दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड इट इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिक्स।
ठीक है, यानी कि एक कॉमन फॉर्म है इक्वेशन की और जिसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में फिजिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी उसमें बताया गया है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी मैंने आपको वहां पर बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है जिससे कि वीडियो और थोड़ा लेंथी ना हो जाए, जितना छोटे से छोटा वीडियो हो सकता है और इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर की जाए वो किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन द डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोटेंशियल इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यानी कि जो हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें हमने माना था कि जो पोटेंशियल है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इफ However, in the system, potential energy also does depend on the time. जबकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड करती है सिस्टम की, तो टोटल एनर्जी भी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम। दैट मीन्स देयरफॉर one has to consider the time dependent wave function and equation will be referred to as time dependent Schrodinger wave equation। ठीक है, वहीं पर अगर हम माने कि जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम पर अप्लाई है वो अगर डिपेंडेंट है टाइम पर, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो भी टाइम पर डिपेंड करेगी और फिर जो इक्वेशन वहां से आएगी दैट्स कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर जो हमने वेव इक्वेशन ली थी वो 3 डायमेंशनल में ली थी, यानी कि तीनों एक्सेस पर अगर वेव हमारी मूव कर रही है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि आपका 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए 1 डायमेंशनल वेव मोशन इज गिवन एज। तो वहां पर हम इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। और जो v है यहाँ पर ये वेव वेलोसिटी है किसकी, जब पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और q क्या है, हमने एक फॉर्म में जो वेव फंक्शन है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम वेव यहाँ पर मोशन करा रहे हैं उसके लिए हमने मान लिया कि वेव फंक्शन उसके लिए q है। ठीक, ये आपका उस मैटर वेव के लिए नहीं है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, देन वी गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन एज। तो हमें क्या मिलता है, Q इक्वल्स टू ए ई की पावर आई ओमेगा ब्रैकेट में T माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, ये आपको टर्म याद करनी पड़ेगी, आपको इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस सिंपल आपने 1 डायमेंशनल में वेव का मोशन माना और उस वेव का मोशन का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं फाइनली वी गेट दिस फॉर्म। और ए यहां पर क्या है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है वेव का। ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर फंक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक, अब लिखेंगे सिंस द wave equivalent to a free particle moving along positive x direction may be expressed by a corresponding equation as क्या हो जाएगी साई एक्स कॉमा टी। ठीक है, अब हमने वेव फंक्शन ले लिया, अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव, और मैटर वेव के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो साई होता है। और हमने जो मोशन लिया है वो 1 डायमेंशनल लिया है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम एक्स को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और टाइम का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो टी है। अब हम इसको लिखेंगे ए ई की पावर आई ओमेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको टर्म्स क्लियर हुई होंगी, क्या क्या चीजें हमने लेकर चले। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, लिखेंगे सिंस
we know that ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, है ना, एंड न्यू इक्वल्स टू होता है v अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा न्यू। अगर हम जो इक्वेशन सेकंड है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, देन वी गेट साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी को हम ऐसे ही लिखते हैं, या फिर हम वी की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं न्यू लैम्डा, ठीक है। देन अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई, ये हो जाएगा न्यू टी माइनस एक्स न्यू अपॉन न्यू लैम्डा, ठीक है, न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट ए इंटू की पावर माइनस आई 2 पाई, यहाँ पर बचेगा न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू भी होती है, सिंस वी नो दैट E इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, एंड यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन एच, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, H अपॉन पी, है ना। ये तो आपका क्या है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, या मैटर वेव की वेवलेंथ होती है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें देन वी गेट ए इंटू ई की पावर आई 2 पाई, सॉरी माइनस में है, और न्यू की जगह पर E अपॉन एच पुट करेंगे तो E अपॉन एच इंटू टी माइनस लैम्डा की जगह पर H अपॉन पी पुट करेंगे, देन वी गेट पी एक्स अपॉन एच, ठीक है। अगर हम यहाँ से H की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं तो वी गेट E एंड ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई अपॉन एच, और ब्रैकेट में बचेगा ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। सिंस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एच क्रॉस इक्वल्स टू होता है एच अपॉन 2 पाई, देन यू कैन राइट ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। आई होप ये जो फंक्शन है आपका मैटर वेव का इन टर्म ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड इन टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट टाइम टी, आपको फाइनली ये टर्म मिल जाती है, ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होती है कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, और फिर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे नाउ partially differentiate equation 3 twice with respect to x, then we get, तब हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम करते हैं फर्स्ट टाइम डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, ब्रैकेट में e की पावर जो भी है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, ब्रैकेट में आपके पास क्या है ई टी, तो वो तो टर्म हो जाएगी 0 माइनस पी एक्स, तो वो आएगा आपके पास पी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स अगर हम कर रहे हैं किसका, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगी, और फिर एक्स का हम करेंगे तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका यहाँ पर हुआ, ई की पावर में जो था वो एज इट इज रहा, और फिर ई की पावर में जो है उसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो देन वी गेट दिस वन। सिमिलरली अगेन वी कैन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट ए, ई की पावर वाली वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, फिर आपको यही वैल्यू मिलेगी, तो हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, कंप्लीट, देन ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। जब हम ब्रैकेट को या स्क्वायर को ओपन करते हैं देन वी गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। और अगर हम इसको अरेंज करें देन ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स इंटू आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे होंगे ये टर्म वही है जो हमने स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया था, तो हम इसको साई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, ये टर्म आपको मिल जाएगी। और मैं यहाँ से अगर पी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो देन वी गेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपको मिल जाएगी। पुट दिस वन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब ऐसे ही हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं। नाउ partially differentiate equation third with respect to t, then we get तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लिखते हैं डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू सेम एज इट इज e की पावर एज इट इज रहेगा, a कांस्टेंट है, e की पावर ऐसे ही रहेगा i अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, और फिर जब e की पावर की हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में e बचेगा -0। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। देन वी राइट हियर डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई इंटू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, और इसको हम साई भी लिख सकते हैं, तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई, क्योंकि ये वही टर्म है जिसका हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगर हम आई की वैल्यू आई की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से कर देते हैं तो यहाँ पर आई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर आई बन जाएगा, और आई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर इसको प्लस बना देगा, तो दैट मीन्स डेल साई अपॉन डेल टी ऑल्सो रिटन एज ई अपॉन आई एच क्रॉस इंटू साई। और अगर मैं यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, आपको ये टर्म मिल जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आई की वैल्यू हो जाती है, वो सॉरी ई की वैल्यू एनर्जी की। वी कैन पुट इक्वेशन नंबर 5 हियर। ठीक है, फिर लिखेंगे सिंस वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो इक्वल्स टू होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी। ठीक है, और टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स अगर हम m की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, और E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा प्लस v। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। नाउ अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ E एंड पी स्क्वायर, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं, तो ई की वैल्यू यहीं पर लिखी हुई है, आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम जब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं देन वी गेट माइनस एच स्क्वायर साई अपॉन 2m साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है ये हम लास्ट में निकाल चुके हैं, ये अगर आप लिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने दोनों वैल्यूज पुट अप कर ली हैं, और अगर हम यहाँ से साई को कॉमन ले लें, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1 अपॉन साई, अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं देन वी गेट इन ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस साई पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी, तो ये साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन वी गेट आई एच क्रॉस इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी साई।
ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही जो इक्वेशन है, यही आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और सही जगह से सही करके लिख लेता हूँ, जिस फॉर्म में आपको ये प्रूफ की जाती है या दे देता है कि प्रूफ कीजिए ये इक्वेशन आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। इस फॉर्म में आपको मिलती है या देखने को मिलेगी जो इक्वेशन वो क्वेश्चन पेपर में डेरिवेशन के साथ प्रूफ करने को आपको बोलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये आपकी वन डायमेंशनल में थी। अगर हम यही इक्वेशन 3 डायमेंशनल में लिखना चाहें तब क्या होगा? इफ पार्टिकल इज मूविंग इनटू 3 डायमेंशन three dimensional space, then equation can be written as, अब हम इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में माना था टाइम इंडिपेंडेंट में, लेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल आई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, अगर हम साई को बाहर लेना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर माइनस में 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, और आप यहाँ पर साई फंक्शन को बाहर लिख सकते हैं इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये भी आपकी एक फॉर्म हो जाती है किसकी? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की, जब आपका पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल मूव करे। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो ये भी सही है, और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये है आपका जब पार्टिकल 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा है, तो ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इनटू 3D, और ये हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इन 1D, 1D में भी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो घुमा के आपसे वाई एक्सिस में भी दे सकता है, जेड एक्सिस में भी पूछ सकता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इन 1D अलोंग द वाई एक्सिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आप यहाँ पर वाई लेकर चलेंगे अपॉन में, अगर जेड बोलेगा तो जेड लेकर चलेंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाकर गलत किया जाता है। ठीक है, बच्चे से गलत इसी तरीके से करवाया जाता है कि वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुमा देगा, बच्चे एक्स डायरेक्शन में ही करके आ जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो ये आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन थ्योरेटिकल पार्ट सब कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले जो जो हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि जो आपका साई एक्स टी होता है, यानी कि जो वेव फंक्शन है किसका? मैटर वेव का साई, और अगर हम उसको 1 डायमेंशनल में देखें अलोंग द एक्स एक्सिस और टाइम के कोऑर्डिनेट टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें इक्वेशन मिलती है ए इंटू, या फिर सॉल्यूशन मिलता है उसका माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने टाइम
डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो वहां पर जब हमने पार्टिकल को माना था कि अलोंग द एक्स एक्सिस आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, और हमने उसके लिए एक इक्वेशन लिखी थी और फिर हम उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पर आए थे, देन हमें फाइनली हमें मिला था साई एक्स टी इक्वल्स टू ए डॉट ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। ये आपको दोबारा से ड्राइव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक, और हमने इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया है। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर कर लिखें, तो इफ साई एक्स टी separated into टाइम एंड स्पेस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करते हैं तो वो हम वहां पर टाइम के और स्पेस के कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर लेते हैं। देन हमें क्या मिलेगा, इफ अगर हम स्पेस के कोऑर्डिनेट को देखें अलोंग द एक्स डायरेक्शन, देन साई एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस आई की माइनस पी से मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट प्लस आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, देन अब इक्वेशन फर्स्ट जो होगी सेपरेट होकर वो हमें मिलेगा साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू साई एक्स, हमने लिख लिया इसको, और बाद में जो बचा वो बचा ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देते हैं। अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि जो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हमको मिलती है वो क्या है। सिंस वी नो दैट, क्योंकि हमें टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट निकालना है, सो सिंस वी नो दैट श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट wave equation can be represented as क्या होती है, माइनस, अगर आपने लास्ट का वीडियो जब देखा होगा तो आपको पता होगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, साई की वैल्यू और डेल साई अपॉन डेल टी, ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और पुट करनी है इस इक्वेशन थर्ड में। तो उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन का फॉर 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड 1 टाइम विद रेस्पेक्ट टू टी। तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और मैं इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर लिख लेता हूँ साई एक्स टी इक्वल्स टू साई एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी, ये आपकी इक्वेशन है सेकंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया जिससे कि बार बार दूसरी स्लाइड पर हमें ना जाना पड़े। तो अगर हम ट्वाइस इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट ट्वाइस इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। अब आपको पता भी चल गया होगा कि ट्वाइस करने पर क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और जब हम ई की पावर का करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी, और जब हम लास्ट में लिखते हैं तो वो फिर क्योंकि यहाँ पर आपके पास x का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है तो ये एज ए कांस्टेंट है e की पावर x, इसलिए एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इक्वेशन ए पुट कर देता हूँ इसको ऐसे ही। अब हमें इसकी नीड है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, देन वी गेट, क्योंकि हमें वन टाइम ही पार्ट डिफरेंशिएशन करना है तो हम वन टाइम ही यहाँ पर करेंगे, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू साई ऐसे ही रहेगा आपका इंटू ई की पावर ऐसे ही रहेगी माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी, और फिर ई की पावर में जो है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी गेट माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि टी है टी का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए आपको यही टर्म यहाँ पर मिल जाती है, तो मैं लिख देता हूँ 1 हो जाएगा टी का। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास आ गया साई इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी और मल्टीप्लाई में माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब हम पुट करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ साई कॉमा डेल स्क्वायर
साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल साई अपॉन डेल टी वैल्यूज इनटू इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड कौन सी थी? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। और वो मैं यहाँ पर अगर आप कहें तो मैं लिख लेता हूँ माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो यू गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी प्लस वी और साई की वैल्यू यानी कि यहाँ पर ये दोनों फंक्शन के साथ है एक्स के और टी के साथ, तो यहाँ पर साई इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी रहेगा इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर फाइंड आउट की है, वो क्या हो जाएगी माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर है डेल सॉरी साई ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी, ठीक है। तो अगर आप देखें ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन लेकर हम इसको कट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एच क्रॉस से कट हो जाएगा, आई के साथ स्क्वायर होकर इस प्लस को इस माइनस को प्लस बना देगा, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा यहाँ से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, ठीक है, वी साई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। देन यू कैन राइट ऑल्सो हियर दिस इक्वेशन लाइक माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और हम वी स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले जाते हैं तो ई माइनस वी साई ये आपका इधर आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल वाली टर्म को आप राइट साइड ले गए देन यू गेट ई माइनस वी और बाहर आ जाएगा साई, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आप इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे इक्वल टू के तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 2m अपॉन, अब आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि ये कुछ फॉर्म आपको जानी जानी लग रही है, ठीक है। तो ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जब पार्टिकल वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave equation when particle moving along 1D और वो भी along x डायरेक्शन, ठीक है। तो आपकी ये हो जाती है। और अगर इसी इक्वेशन को हम 3D में लिखें या 3 डायमेंशनल के लिए लिखें, जब पार्टिकल 3 डायमेंशनल में आपका मूव कर रहा है तो तब क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी, और मैंने यहाँ पर साई छोड़ दिया है तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ये साई है यहाँ पर, ठीक है, साई और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर आपके चीज़ें करी हुई रहेंगी तो आप फाइनल रिजल्ट तक जब तक पहुँचेंगे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी रटी हुई होगी और बीच में कहीं पे मिस्टेक हो गई तो लास्ट में आपको पता है आंसर यही लेकर आना है तो आप वही लिख देंगे और बीच की जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियरिफाई नहीं हो पाएगी कि आपने कहीं पर गलती की थी, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है क्योंकि आप इंजीनियर्स गेटवे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी आसान वे में आपको एक्सप्लेन की जा रही है टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर हमने माना हुआ है क्योंकि लेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे
टाइम इंडिपेंडेंट स्टूडिंग और वेव इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टाइम डिपेंडेंट स्टूडिंग वेव इक्वेशन। तो आपको लेक्चर कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपके कोई फीडबैक है तो वो भी आप जरूर लिखें, उस पर काम किया जाएगा और फर्दर आपको एक बेहतर इंफॉर्मेशन या बेहतर लेक्चर प्रोवाइड करने की प्रयास रहेगा इंजीनियर्स गेटवे का। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्दर उनको इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। ठीक है,